हांगकांग में फल और गर्लफ्रेंड ये फ्री है। मैंने भगवान से पूछा था अच्छा कि मैं फल खा लूं। उसने कहा खा ले, मैंने सर में मारना है, तुम खा ले फल। अब खाने वाली चीज मैंने खा ली। मैंने देखा एक पुलिस वाला जो है ना वो हमारे कमरे में भी घूम रहा था। फिर उसने वो किचन चेक किया, किचन के बाद बाथरूम चेक किया। 3% लोग 57% लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। लोग रास्ता दे रहे होते हैं उसको, चोर को, जो चोर भाग रहा है ना चोरी करके या डाका मार के या पैसे किससे छीन के। वो मेरा पासपोर्ट लेके चला जाता था, चेक भी होता था, वो ऐसे खोल के देखते थे, कहते थे जाओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन और स्टूडियोज में मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नईम जावेद साहब। नईम जावेद साहब के साथ हम गुज़श्ता कई माह से सफ़र पर हैं। एक ऐसा सफ़र जो एक से बाद दूसरे मुल्क की तरफ रवां दवा है। इस वक्त हम हांगकांग में हैं और हांगकांग में एक ट्रांजिट फ़्लाइट की वजह से कुछ दिन क़याम करना पड़ा और इस दौरान जो कुछ हांगकांग में देखा वो नईम जावेद साहब बयान कर रहे हैं। वेलकम सर स्टूडियो में। नईम साहब, पिछले एपिसोड में अगर मैं गलत नहीं तो आपने कुछ फिलिपाइनी ख़वातीन का जिक्र किया था। आपने बताया था कि वहाँ पे बड़ी तादाद में वो वहाँ पे रोज़गार के सिलसिले में आती हैं और आपने भी एक ट्राई की जो नाकाम रही। तो सिर्फ उस नाकामी के बाद आप तौबा कर ली या उसके बाद भी ट्राई जारी रही? अरबों खरबों दरूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। ख़ाय साहब, हांगकांग में फल और गर्लफ्रेंड ये फ्री है। ख़ासकर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, नेपाली, यानी जितने जनूबी एशियन में हैं उनके लिए फल कोई सा भी, हाँ जी, सेब, केला, जो भी नहीं, महंगे से महंगा फल और गर्लफ्रेंड ये फ्री है। अब उसकी वजाहत ऐसे है जी जी कि हांगकांग के लोगों का जो मज़हब है ना, वो अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा डब्बा रखते हैं, डब्बे में फल रखते हैं, वो ताज़ा ठीक बड़ा सेब, केला वगैरह। और जो पाकिस्तानी, इंडियन और बाकी जो लोग हैं, हम जो है ना वो पहली अगर दो जा रहे हैं ना तो उसने कहा जी वो सामने जो दुकान का डब्बा है ना ये मेरा है, उससे अगले वाला मेरा। अच्छा, पहले राह चलते ही डिसाइड कर लेते हैं। तो वो डब्बे से फिर निकाल के ताज़ा फल खाते हैं और दुकानदार खुश होते हैं। अच्छा, उन्होंने रखे ही लोगों के लिए होते हैं? नहीं, वो कोई इबादत करते हैं या कोई उनका कोई मजहबी सिलसिला है ऐसा कि उन्होंने दुकान के बाहर एक डब्बा रखा होता है, उसके अंदर एक ही फ्रूट रखा होता है या ज्यादा तादाद में? यानी 2 केले, एक इस तरह का सेब, तो एक बंदे को एक ही इजाजत है लेने की? नहीं, सारा आप सारा भी ले। तो अच्छा, आपने ले लिया। हाँ जी, मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि आपने ले लिया तो वो दोबारा रिफिल करते हैं उसको? हाँ जी, रिफिल अच्छा, करते हैं। जब तक दुकान खुली है वो रिफिल रहेगा? हाँ जी। अच्छा, एक वाकया आपको सुनाता हूँ। जैसा मैंने पहले बयान कर चुका हूँ कि दो मसाजिद हैं। कोलोन साइड पे एक मस्जिद है, हांगकांग साइड पे। अच्छा, तो कोलोन साइड की जो मसाजिद है उनके इमाम पाकिस्तानी और इंडियन। ठीक, पाकिस्तानी था, मैं उससे मिला भी हूँ। तो ऐसी एक मंदिर है हिंदुओं का। अच्छा, तो मैं उधर चौंकी के मेंशन पे खड़ा था तो वो बंटी लड़का आया, उसने कहा यार ये एक इंडियन कोई मुसलमान लड़का था, नाम उसका मुसलमानों वाला था, लेकिन बातों से ये पता चला कि इंडिया में एक ऐसा फ़िरका है जो मुसलमान भी है और हिंदू मज़हब को भी मानता है और मुसलमान मज़हब को भी, नाम उनके मुसलमान जैसे हैं। वो लड़का था तो उसने कहा यार ये लिटरेचर है, किताबें हैं, कुछ किताबें थी, कुछ बंडल थे किताबों के। वो कहता यार हांगकांग साइड पे इसके साथ जाओ, एक बंडल आप उठा लें, एक ये उठा लेता है, इतने बारे भी नहीं थे, तो ये मंदिर पे दे के आने हैं। हम वहाँ से बैठे हैं, हांगकांग साइड पे गए हैं, फिर वहाँ से ट्रेन से निकल के हम ट्राम पे बैठे हैं। ट्राम काफ़ी देर चली है, यानी ये इलाका है वहाँ पहाड़ी थी। अब हम पहाड़ी की सीढ़ियाँ चढ़े हैं मंदिर पर जाने के लिए। मैंने देखा है कि सीढ़ियों से ना कोई 10-15 सीढ़ी आगे एक सिख जो है ना उसने शॉपर पकड़ा हुआ है, उसमें बेहतरीन किस्म के केले और सेब ये थे। अब मैंने ताड़ लिया, मैंने कहा अभी ये केले और सेब लेके जा रहा है, ज़ाहिर है ये मूर्ति के आगे रखेगा। वो हम ऊपर गए हैं, वो लड़के ने मंदिर के साथ ही जो है ना 2-3 कमरे थे, एक औरत थी, बूढ़ी औरत निकली है, उसने वो किताबें उसको दी हैं। वो किताबें लेके उससे बातें कर रहा था। मैं आया हूँ मंदिर,
मूर्ति के आगे से मैंने एक सेब उठाया, उसको खाना शुरू किया। मूर्ति के सामने ही खा लिया? हाँ जी, एक सेब मैंने जेब में डाला, केले अच्छा। दूसरी जेब में डाले हैं, एक सेब मैंने खाना शुरू कर दिया। वो आया, उसने कहा कि ये क्या है? मैंने कहा यार फल खा रहा हूँ, और क्या है? कहता जी आपने ये अच्छा नहीं किया। मैंने कहा यार मेरी बात सुन भाई, मैंने भगवान से पूछा था अच्छा, कि मैं फल खा लूं। उसने कहा खा ले, मैंने सर में मारना है, तुम खा ले फल। ठीक। अब खाने वाली चीज़ मैंने खा ली, वो नाराज़ हो गया। अब वापसी पे वो अलग ट्राम से आया, मैं अलग ट्राम से वापस आया। अच्छा। तो ऐसे सर वो जहाँ तक आपने फ़िलिपीनी ख़वातीन की बात की है ना, तो सिर्फ फ़िलिपाइनी नहीं, इंडोनेशियन, श्रीलंकन, यहाँ तक कि मैं लाहौर की 2 ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ। पाकिस्तान के साथ भी हांगकांग का कॉन्ट्रैक्ट है, पाकिस्तानी ख़वातीन भी जाती हैं वहाँ पे मेड 2 साल के लिए एग्रीमेंट करके। और मैं 1-2 ख़वातीन को जानता भी हूँ जो वहाँ पे रह के आई हैं। तो एक सर वहाँ पे उस दौर में फ़िल्म आई थी रंगीला, आमिर खान की और उर्मिला की। ठीक। उसका गाना भी बहुत मशहूर था, जोर लगा के नाची रे। सारे ही गाने मशहूर थे, वो पूरी फिल्म मशहूर है नईम साहब। रंगीला फिल्म। तो वो बेंगलोर के इंडियन थे, मुसलमान थे। एक मेरा हम नाम था नईम, उनसे दोस्ती फ्रैंकनेस होगी, वो अपने कमरे में ले गए, रंगीला फिल्म पहले दिखाई। फिर वो कहता है यार एक श्रीलंकन मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसके साथ उसके पास जाते हैं, तो आपको ना आलू वाले पराठे में खिलाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, फारग थे, चले गए जी। अब बसें ट्रेनें बदल बदल के उसके घर पहुंच गए। फ्लैटों में, वो फ्लैट इंतहाई छोटा, जैसे हमारा स्टूडियो है ना, समझे स्टूडियो में 2 फ्लैट बन सकते हैं। अच्छा, इतने छोटे छोटे होते हैं फ्लैट। तो वो श्रीलंकन खातून थी, स्याह रंग था उसका, तो उसने वेलकम किया। अब हम बैठे हुए हैं, तो मैंने देखा किचन में, मैंने देखा तो उस फ्लैट के अंदर किचन भी था? हाँ जी, किचन, बाथ और एक कमरा, फ्लैट ऐसी थे। तो किचन यानी राहदारी, ऐसे आप गए हैं ना, राहदारी में किचन बना हुआ है, समझ गया हूँ। कमरे के एंड पे ही वो बात। तो वो जो है ना, ड्रम से उसने जब आटा निकाला है ना, तो ऐसे वो गूंदने के लिए उसने प्रांत में जब डाला है बर्तन में, तो मैंने देखा कि 2 काकरोच बकायदा आटे के ऊपर घूम रहे थे। मैंने सोचा, मैंने कहा यार अब इसने आटा ऐसे गूंद दिया, बीच में जो वो काकरोच गूंद दिए, तो ये तो बीमार होने वाली बात है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार मुझे एक काम याद आ गया। अच्छा, तो अगर काम जल्दी हो गया तो मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मुझे इजाज़त दे। मैं वहाँ से निकला हूँ तो वापस अपने वो आप पराठे नहीं खा सके? हाँ जी, पराठे तो सर रोज़, वो खालिद साहब का जो डेरा था जहाँ पे श्रीलंकन, आखिर वो गर्लफ्रेंड थी उसकी, तो उसके भी हाथ का टेस्ट अपना ही होना था। ये बात बताने का मकसद ये था कि वहाँ पे सर इंडोनेशियन, फिलिपीनी और श्रीलंकन। अच्छा, वो नहीं साहब, काकरोच उसको नहीं नजर आया? काकरोच उसको भी नजर आया है, मैं उसने निकाला नहीं या दूसरी जगह निकाला होगा? अच्छा, निकाला होगा, लेकिन मैं सर मुझे बड़ा क्रैच सी आई, ज़ाहिर है वो फिर खाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सर सूरत हाल है। वैसे सर हांगकांग का मौसम इंतहाई खूबसूरत मौसम, गर्मी जो है ना, गर्मी है वहाँ, सर्दियों में तो इंतहाई सर्दी पड़ती है। ठीक। तो मैं गर्मियों में गया था, गर्मियों के बल के एंड पे गर्मियों का महीने यही है जो हमारे हैं या कोई आगे पीछे है? गर्मियों के सर मैं गया था अगस्त के एंड पे। ठीक। अगस्त के एंड पे जैसे हमारे यहाँ मानसून है जी, वहाँ पे सर बारिशें होती है। अच्छा। और फिर तूफान आते हैं। अच्छा, तूफान का बकायदा जो है वो मेजरमेंट करते हैं, टीवी लोग लगा लेते हैं। तो तूफान की जो 3-4 स्टेज होती हैं, पहली स्टेज पे वो कहते हैं कि आप घरों से निकल आए, ट्रैवल करें, कोई बात नहीं। ठीक। दूसरी स्टेज पे वो कहते हैं कि मोहतात रहें, ट्रैवल करें, घरों से भी निकल आए, लेकिन मोहतात रहें। इंतहाई तेज हवा चलती थी। और तीसरी स्टेज जो रेड वो आ जाता है, उसमें वो फिर ट्रैफिक भी बंद हो जाती है और एकदम जो सारी दुनिया जो है वो कीड़ियों की तरह जो नजर आती है, एकदम रुक जाती है, दुनिया गायब हो जाती है। फिर वो घरों में महदूद हो जाते हैं, या जब तक वो तूफान रहता है। तो फिर वो जो फेरियाँ चलती हैं हांगकांग साइड और कोलोन साइड के दरमियान में समुंदर है,
जैसे दरिया रावी जी, जितना तकरीबन वाया है, तो वो भी जो है ना रुक जाती हैं। तो आम हालात में फेरी जब चलती है ना, फिर भी वो ऐसे डोल रही होती है और बड़ा मजा आता है। ज़ाहिर है वो तो हाँ। लहर है। अच्छा नईम साहब, आपकी इस बात से एक सवाल मेरे जहन में है कि हमारे यहाँ अमूमन जिस चीज़ से रोका जाता है हम लोग वही करते हैं। अगर सरकार ने किसी काम से मना किया है कि दफ़ा 144 है, 4 से ज़्यादा लोग जमा ना हो, तो वहाँ रश हो जाता है। तो वहाँ आपने कानून पर अमलदारी किस तरह देखी है कि ये तो आपने बताया कि वहाँ अगर अलर्ट जारी है तो लोग नहीं नजर आएंगे, हमारे यहाँ वो अलर्ट जारी हो जाए तो वो ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। नहीं जी, वहाँ पे सर कानून की इतनी अमलदारी है कि जिस फ्लैट में हम रहते थे ना, एक दफ़ा मैं सोया हुआ तो मैंने देखा 2 पुलिस वाले जो है ना, मैं सबसे ऊपर सोता था, तो मैंने देखा एक पुलिस वाला जो है ना वो हमारे कमरे में भी घूम रहा था। फिर उसने वो किचन चेक किया, किचन के बाद बाथरूम चेक किया, फिर वो चला गया। आप नहीं मिले उसे? नहीं, मैं तो क्या मैंने कहा कहीं आपको तलाश ना कर रहा हूं। आप यार से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पुलिस वाला कमरे में कुछ तलाश कर रहा है और नईम साहब उसे ऊपर से देख रहे हैं और वो कुछ खाली हाथ उसे लौटना पड़ा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Are you seeking admission and a bright future in UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, or in any Schengen country? There are lots of people in the market, but you are still confused to choose one. Of course, you need reliable professional guidance and experienced consultant. Now don't worry. Mashrak Digital is bringing a unique program for you, namely Mera Mustaqbil, meaning by My Future. We will be your partner to meet your future goals. We will talk about international universities, entry requirements, admission process, importance of bank statement and SOP, how to proceed with visa application and preparation of visa interview. And not only this, all that you need. A team of foreign qualified counselors led by renowned education consultant holding 21 years of experience. We will process your admission and visa application. So don't forget to watch Mera Mustaqbil every Friday at 8 p.m. only on Mashrak Digital. वेलकम बैक जी। मशरक डिजिटल पर मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन और स्टूडियोज में हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं नईम जावेद साहब और किस्सा है हांगकांग का। और नईम साहब ने ब्रेक के दौरान ये मुझे खबर दी है कि आज वो सियोल की फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट चले जाएंगे, यानी कि आज हांगकांग का आखिरी दिन है, बल्कि आखिरी घंटे ही चल रहे हैं मेरा ख्याल। जी नईम साहब। सर बात हो रही थी पुलिस की चेकिंग जी की। जी। पुलिस चेक करने आती है, सिर्फ गैर मुल्कियों को नहीं, कोई वैसे भी शिकायत कर देना। अच्छा अच्छा। तो वो चेक करने आते हैं सफाई का निजाम। अच्छा, बाहर तो सड़कें तो ऐसे क्लीन है, वो भी पुलिस चेक करती है? हाँ जी, घर के अंदर मैनेजमेंट और इस तरह का कोई कंपनी नहीं है? नहीं जी, पुलिस आके, हाँ जी, कारपोरेशन भी है, पुलिस अच्छा। हो सकता है कारपोरेशन की वो पुलिस हो। अच्छा, तो वो बकायदा आके किचन भी चेक करते हैं कि किचन में गंद तो नहीं है, बाथरूम में गंद तो नहीं है, और कमरे साफ सुथरे हैं। अगर ना हो तो जुर्माना करते हैं, यहाँ तक कि जो जिसके नाम का मकान होता है उसको वो फिर बेदखल भी कर देते हैं। हाँ जी। सफाई की आपने बात की तो श्रीलंकन गर्लफ्रेंड का नहीं किचन चेक किया था उन्होंने कि आटे में से काकरोच निकला है? वो सर समझ नहीं आई, वो 2 काकरोच मैंने छोटे से देखे और मैं खौफजदा हो गया था। तो पुलिस के सर, हांगकांग की जो पुलिस, जैसा कि पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि दुनिया की हांगकांग की जो मुकामी खवातीन है, हाँ जी, हाँ, मकामी खवातीन जो है ना वो बड़ी प्राउड हैं। आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक पाकिस्तानी मुझे मिला है सर। अच्छा, वहाँ पे रेड एरिया भी है। रेड एरिया है, वहाँ पे भी हांगकांग खवातीन है, लेकिन वो चूंकि पैसे से काम करती हैं इसलिए वहाँ पे वो हाथ रखने वाला कोई सिस्टम नहीं है। क्लबों में भी कोई सिस्टम नहीं है। हाथ वाला सिस्टम सिर्फ मैंने बसों ट्रेनों में देखा है, वो भी नौजवान जो खवातीन है वो खासकर ये करती थी। तो बात हो रही थी ये पाकिस्तानियों ने वहाँ शादियाँ की हुई हैं, फिलिपिनियों से बहुत ज़्यादा शादियाँ की हैं। मैं खाला साहब मुझे एक जगह ले गए, खाना था वहाँ पे, तो वो साहिब जो थे, अब मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा, तो उन्होंने, उनकी वाइफ फिलिपिनन थी। अच्छा,
उन्होंने शादी की हुई थी, वो फिलिपीन से वहाँ काम करने आई, ये पाकिस्तान से वहाँ गए हुए थे, फिर शादी होगी, बच्चे भी हो गए थे, ठीक। 2-3 शायद ज़्यादा ही बच्चे थे उनके, क्योंकि फिलिपीन में भी जो है ना वो काफ़ी, मैं फिलिपाइन बाकायदा गया तो नहीं हूँ, वहाँ एयरपोर्ट मैंने फिलिपाइन का देखा है, लेकिन फिलिपाइन के बारे में कहा जाता है, मेरे एक दोस्त ने बताया कि वहाँ पे इतनी गुर्बत थी कि मैंने नौजवान लड़कियों को चौराहों पे, यानी मोहल्लों के जो चौराहे हैं वहाँ पे नहाते देखा है बगैर लिबास के। और वो बकौल उसके कि गांव की जो लड़की हैं फिलिपाइन, जो मनीला जो उनका दारुल-हुकूमत है, वो ये कहती हैं कि आप खाना एक खिला लें और मेरे साथ रात गुजार लें। नहीं, ये जो आपने बताया वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है इसलिए वो उनको, नहीं सर, वहाँ पे सहूलियात जो है ना, ज़्यादा वॉशरूम नहीं है या सहूलियत ना होने वाली बात। उस दौर की बात है, अब तो सुना कुछ बेहतर हो गया। बात यह है, निज़ाम सेम पाकिस्तान वाला है कि 3% लोग 57% लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। 3% लोग, जैसे पाकिस्तान में 3% लोग वसाइल पे काबिज हैं, पाकिस्तान के वसाइल पे, इसी तरह फिलिपाइन के जो 3% लोग हैं वो फिलिपाइन के जो वसाइल हैं उन पे काबिज हैं, बाकी लोग गुलामों की तरह जिंदगी गुजार चले रहे हैं। अब हम वापस हांगकांग आते हैं। हाँ जी, हांगकांग में सर आपको बता रहा था, पुलिस की बात हुई थी, तो पुलिस के पास ना एक 2 फुट का डंडा होता है बाकायदा, उसमें लाइट होती है जी। और वो ऐसे करके जब बंदे को ऐसे लगाते हैं ना तो उसमें करंट होता है, झटका मारते हैं। हाँ जी, झटका मारता है, करंट पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि वहाँ वो कोई पाकिस्तानी या इंडियन या किसी का जब दिमाग ख़राब होता है कि यार मैं अपने मुल्क में वापस चला जाऊँ, या वो किसी दुकान में घुस के उसके काउंटर पे जब मुक्का मारता है, दुकानदार को सारे पैसे आगे रख, वो जब पैसे उठा के वो भागता है ना, तो पुलिस बाहर ही फिर रही होती है। अच्छा। ऊपर से रश बड़ा। अच्छा, मज़े की बात ये है कि रश इतना ज़्यादा होता है ना कि लोग रास्ता दे रहे होते हैं उसको, चोर को, जो चोर भाग रहा है ना चोरी करके या डाका मार के या पैसे किससे छीन के, जो हम फिल्मों में देखते रहे हैं अपने 90 की दहाई की, सचमुच ऐसे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे लोग रास्ता दे रहे हैं, कोई आगे कोई चीज नहीं फेंक रहा, रोकने की कोशिश नहीं। हाँ, पुलिस वालों की ऐसी ट्रेनिंग है कि वो जो 2 फुट का डंडा है ना, उन्होंने इस तकनीक से मारना है उसको कि उसकी टांगों में वो फंस के वो गिर जाना बंदा, अच्छा, और उधर ही गिरफ्तार हो जाना। कराटे टेक्निक जो है उनको सर, यानी आप पुलिस वाले को देखेंगे ऐसे जैसे रोबोट नहीं होता। अच्छा। कि यहाँ पे वो उनके एक वो हाथ में उन्होंने पकड़ी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है वो वायरलेस, ठीक, ऐसे हाथ में डंडा है, फिर मुख्तलिफ चीजें उसकी लटकी हुई हैं, ठीक, जो उन्होंने इस्तेमाल करनी। हथकड़ी एक तरफ लटकी हुई है, एक तरफ पिस्तौल है, ऐसे वो पूरा एक मसलन फिल्मी सा लगता है। बड़े खूबसूरत, और वो चेक करते हैं। खवातीन भी पुलिस में है मेरे ख्याल। हाँ जी, खवातीन भी है पुलिस में, और पुलिस बाकायदा पासपोर्ट चेक करती हैं। अब देखें ख्वाजा साहब, आपकी और मेरी शक्ल में कितना फ़र्क है। अब जैसे हम समझते हैं ना कि चाइनीज़ की शक्ल एक जैसी है, हम यही समझते हैं ना कि चाइनीज़, कोरियन, जापानीज, हाँ जी, एक जैसे हैं, वो हमें समझते हैं एक जैसे हैं। अच्छा। अब क्या होता है कि जो उधर इनलीगल है ना, जी जी, डेरे में फर्ज करे कोई, सही, वो जो मक्खन था जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, बावर्ची था वहाँ पे, वो पकाता था खाने, तो वो अक्सर कहता था जी नईम साहब अपना पासपोर्ट देना, मैं सब्जी लेने जाना है। अच्छा, तो मेरा पासपोर्ट लेके चला जाता था, चेक भी होता था, ठीक, वो ऐसे खोल के देखते थे, कहते थे जाओ। वो इलीगल था मक्खन? मक्खन यानी ओवरस्टे था। अच्छा, वो इलीगल ही हो गया ना, इलीगली, जब दौरानिया खत्म हो गया और वो नहीं गया, एग्जिट नहीं हुआ, तो इलीगल ही हो गया। यानी पुलिस जैसे हम उनको समझते हैं कि एक जैसी शक्ल के हैं, तो वो हमें समझते हैं कि हमें एक जैसी शक्ल के हैं। अच्छा। तो अक्सर लोग एक दूसरे का पासपोर्ट इस्तेमाल करते थे बाहर। और एक और चीज़ जो बताने वाली, मेरा दोस्त था जाहिद रसूल, उसने बताया वो एक दफ़ा बीमार हो गया, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल वालों ने उसको दवाइयाँ लिख के दी, उसने दवाई ली जब मेडिकल स्टोर से, तो मेडिकल स्टोर वालों ने ना उसके वॉलेट पे एक स्टिकर लगा दिया। अच्छा, वो कहता जी अब वो वॉलेट पे जो स्टिकर लगा था ना, मैं जहाँ भी जाता था ना, मेरी अगर चेकिंग होती थी, पुलिस वाला या चेकिंग करता था या मैं किसी अदारे में जाता था, तो वो वॉलेट के स्टिकर को ऐसे करते थे,
स्कैन। हाँ, तो कंप्यूटर यानी 1995 में कंप्यूटर में इतना वो आगे था। मुझे गजनफर साहब ने बताया उस दौर में, मुझे गजनफर साहब ने कहा कि नहीं बेटा, वो इमरान खान बना रहा है वहाँ पे शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। तो मैंने उसको मुबारकबाद का एक मैसेज भेज दिया, ईमेल कर दिया। पहली दफ़ा ईमेल का लफ्ज़ मैंने उसके मुंह से सुना। ठीक। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ईमेल क्या होता है? वो कहते हैं यार कंप्यूटर पे ऐसे लिखते हैं मैसेज और उधर शो हो जाता है। अच्छा। अब मेरे ज़हन में वो टेलीफ्लैक्स था जो हमारी अखबारों के दफ्तर में एक नुक्कर पे लगा हाँ था, बिल्कुल ऐसे क्रेड कहते थे। हाँ जी। वो चलता था। मेरे ज़हन में यही था कि शायद कोई तार वगैरह या टेलीप्रिंट होगा। लेकिन बाद में फिर 2-4 साल बाद पता चला कि ईमेल बकायदा जो है ना, फिर याहू आ गया, मैसेंजर आ गया, मैसेंजर के बाद फिर फेसबुक वो तो बहुत आगे चलता गया। तो उस दौर में देखें कि वॉलेट पे जो स्टिकर लगा था, उस स्टिकर पे उस जाहिद की पूरी हिस्ट्री थी। ठीक। कि ये कब हांगकांग आया, अच्छा, क्या क्या, यानी कि कहाँ रहता है, क्या नाम है, हर चीज वो बीमारी की नौयत भी, बीमारी की अस्पताल वालों ने स्टिकर लगाया तो बीमारी के हवाले से डेफिनेट उसमें शामिल होगा। अच्छा नईम साहब, अभी हम थोड़ी देर और रुकेंगे या हांगकांग में या एयरपोर्ट की तरफ चलेंगे? सर एयरपोर्ट जब मैं ये कहानी जो है ना, मैं हांगकांग 2 दफा गया हूँ। एक दफा मैं एक माह रहा हूँ वहां पे। अभी तो ये 7 दिन वाली है ना? 7 दिन नहीं, 1 माह की मैंने मिक्स इसलिए कर दी कि फिर बार बार जो है ना वो हांगकांग आने जाने की जरूरत है। हाँ, तो वो सर जब मेरे 7वां दिन जब पूरा हुआ है तो बस से वहां पे एयरपोर्ट पे जाती। अच्छा। बस में सीटें कम होती हैं, बैग रखने की बेकायदा जगह होती है। मैंने बैग रखा है। जैसे वो पिछले दिनों मरियम नवाज ने एक बस लंबी सी खरीदी थी ना, वो भी दरअसल एयरपोर्ट की बस थी जिसमें सीटें कम थी और साथ वो बने हुए थे बड़े बड़े बैग रखने वाले वो होते हैं। तो वो सर 2 मंजिली बस नहीं, वो 1 मंजिली बस थी, उस पर मैंने बैग रखा है। $10 शायद उसका, हांगकांग $4 का डॉलर था उस दौर में, $10 का आया था। मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ, एयरपोर्ट के अंदर गया हूँ, मैंने वो कराई है अपनी जो इमिग्रेशन जो होती है, क्या उसका नाम है, बोर्डिंग कार्ड। कैथे पैसिफिक जो है ना एयरलाइन थी हांगकांग की, उसका मैंने बोर्डिंग कार्ड लिया। बोर्डिंग कार्ड लेके मैं ट्रांजिट हॉल में गया हूँ। उन्होंने ज़्यादा कोई सवाल जवाब नहीं किए, मुझे इजीली बोर्डिंग कार्ड दे दिया। वहाँ से सर हांगकांग से सियोल की फ़्लाइट, मैं दोपहर को तकरीबन बैठा हूँ वहाँ, और हांगकांग से पाकिस्तान का 3 घंटे और सियोल का 4 घंटे का है। वहाँ सूरज पहले निकलता, जापान का भी 4 घंटे का। तो सियोल की फ़्लाइट में जो है ना, मैं कैथे पैसिफिक की सियोल की फ़्लाइट में मैं बैठ गया हूँ। लेकिन बैठने से पहले देखें, जब अल्लाह ताला, अब मैं एक ऐसे सफ़र पे था कि मुझे नहीं पता था मैंने कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है। मैं ऐसे ही घर से चला हूँ। तो सर मुझे पेशाब आया है, तो मैं वहाँ बाथरूम में गया हूँ ट्रांजिट हॉल में, यानी वो लोग जहाज़ में सवार हो रहे थे, तो मेरा भी तकरीबन फ़्लाइट मेरी भी तैयारी थी। तो मैंने कहा चले वाशरूम, जहाज़ का वाशरूम छोटा सा होता है, यहीं कर लेता हूँ। तो मैं वाशरूम में गया हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है कि एक पाकिस्तानी है, उसको हथकड़ी लगी हुई है और वो वाशरूम करने आया है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आपको हथकड़ी लगी हुई खैर है? कहता यार मैं कोरिया से डिपोर्ट हुआ हूँ, तो अब मैं जो इन्होंने पाकिस्तान जो है ना जहाज़ में बैठा के हथकड़ी वहाँ खोलेंगे, मेरा पासपोर्ट कैप्टन को देंगे, फिर कराची या लाहौर जहाँ मुझे उतारेंगे ना, फिर वो पासपोर्ट मुझे दे देंगे। तो मुझे कहता ये आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं कोरिया जा रहा हूँ। अच्छा, वो कोरिया से डिपोर्ट हुआ और आप जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। मुझे अल्लाह, यानी अल्लाह ताला सर ऐसे सबब, ऐसे वसीले बनाता है। जब वो कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र, ये मैंने सर करामात मौजज़े तो अल्लाह के नेक बंदों से होते हैं। मेरे साथ जो करामात हुई सर, वो उस लड़के ने मुझे कहा कि यार आपने क्या करना है कोरिया जाके? मैंने कहा यार ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो ऐसी वीज़ा लगा के चल पड़ा हूँ। कहता यार ऐसा है कि आप एक नंबर लिखें, जब आप कोरिया पहुँचेंगे ना तो सियोल के साथ एक जुड़वा शहर है इंचन, ठीक, वहाँ चले जाइएगा ट्रेन में। तो वहाँ इंचन जाके फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे जो है ना, जैसे वो क्रिसमस ट्री नहीं होता, ऐसे उसने ना पेंसिल से बना के मुझे दिखाया कि ऐसे ट्री सा बना होगा, वो होते हैं
होटल में ना जाना, होटल में किराया ज़्यादा होता है, ठीक। मोटल में जाना मुनासिब किराया होगा, और वहाँ आपने रहना रुकना है, और मोटल वाले को कहना है कि तुम जो है ना वो फ़ोन आपने करना है, ये नंबर। अब उसने मुझे नंबर कैसे लिखाया, वो कहता जी आपने जो है ना ये नंबर इकट्ठा ना लिखें, ताकि एयरपोर्ट पे जब आपकी वो तलाशी लें या आपकी डायरी देखें तो वो अगर नंबर निकल आया तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। उसने एक सफ़े पे एक सफ़े पे एक सफ़े पे एक, वो कहता है ये आपने जाके ना इकट्ठा कर लेना नंबर। अच्छा, तो आपने सिर्फ उसको आती नहीं है इंग्लिश और आपको कोरियन नहीं आती, आपने टेलीफोन वो मोटल में जहाँ जाएंगे उसको कहना मैंने एक कॉल करनी है, कॉल आपने करके जो बंदा उठाए उसको आपने कहना पाकिस्तानी पाकिस्तानी पाकिस्तानी, 3 दफा पाकिस्तानी कहना है। उसके बाद आपने वो फोन जो है ना, नहीं अच्छा, उसको पकड़ा देना मोटल वाला फिर बताएगा उसको कि ये पाकिस्तानी इधर ठहरा हुआ है, ठीक। वो फिर आपको आके ले जाएगा। चले, तो ये तो जब हम सियोल पहुंचेंगे तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू होगा। हाँ जी। आप जब गए पहली दफा पाकिस्तान से जिंदगी का पहला हवाई सफर, हाँ जी। और जब आप दोबारा अगले मंजिल के लिए रवाना होना चाह रहे थे तो वो खौफ जो पहली दफा था वो तब तो नहीं था? नहीं वो नहीं खौफ, चले, वेरी गुड हो गया, खत्म हो गया हुआ था। खौफ खत्म हो अल्लाह गया। ताला सर हिम्मत देता है और वसीला सर सफर में बहुत ज्यादा अल्लाह ताला मदद जी करता है। जी व्यूअर्स, नईम जावेद साहब जो हैं हांगकांग का सफ़र इख्तिताम पजीर कर चुके और सियोल की फ़्लाइट के लिए बस ये वाशरूम से निकल रहे हैं और जहाज़ में बैठने जा रहे हैं। अब उस फ्लाइट के बाद आगे क्या होगा, आगाज़ उन्होंने बता दिया कि कैसे एक नंबर मिला और वहाँ जाके उस नंबर ने क्या करामात दिखाए, वो लगा नहीं लगा, इस बारे में अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।